So, in today's lecture, we will be discussing about the Partnership Act, Indian Partnership Act of 1932. ठीक है. तो बेसिकली जितने भी एक्ट थे, वेदर इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट और द पार्टनरशिप एक्ट, एंड दे वर पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 ओनली. वो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही पार्ट थे, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते गए तो नीड वॉज सॉर्ट टू सेपरेट देम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके प्रोविजंस कहाँ कहाँ थे, 239 से लेके 266 तक जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वही बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन थे. लेटर ऑन उसको सेपरेट किया गया और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एनफोर्स कराया गया. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अब पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप बेसिकली एक तरीके की एक एजेंसी ही होती है. तो इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब जो एजेंसी के प्रोविजंस थे जो आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मौजूद हैं, एजेंसी के प्रोविजंस की, व्हाट इज़ एजेंसी, एजेंसी क्या होती है, कितने लोग मिलकर एजेंसी बनाते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल कि क्या रिलेशनशिप होती है, वो आज भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है. तो पार्टनरशिप वाज आल्सो अ काइंड ऑफ एजेंसी. दैट्स वाई जैसी एजेंसी के प्रोविजंस खत्म होते थे वहीं से शुरुआत होती थी किसकी, पार्टनरशिप एक्ट की. क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में भी एजेंसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर इन दिस वीडियो ओनली. ठीक है. तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई, इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को एक नया एक्ट बनाया गया 1932 में. ठीक है. उसके बाद पहले जब इसको पार्टनरशिप को एक एक्ट बनाया गया उस टाइम पे इसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं थी. एंड टिल नाउ ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अपॉन द पार्टनर्स. हाँ, वो एक अलग चीज़ होती है कि अगर आप उसको रजिस्टर कराते हो तो उसके साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में. लेकिन हाँ, देयर इज़ नो कंपल्जन, वेदर इट्स अप टू द पार्टनर्स ओनली वेदर दे वांट टू रजिस्टर अ पार्टनरशिप फर्म और नॉट. ठीक है. तो 1932 में जब इसको एनफोर्स करा गया तो इसमें सबसे पहले 1 साल तक की छूट दी गई थी कि जो भी फर्म है जो अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं वो 1 साल तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं. ठीक है. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसके सारे प्रोविजंस जो थे वो तो 1932 में ही एप्लीकेबल हो गए थे, लेकिन 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था फर्म्स की रजिस्ट्रेशन का. तो सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाज एनफोर्स्ड आफ्टर 1 ईयर, दैट इज इन 1933. ठीक है. पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 1932. लेकिन द प्रोविजन रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, दैट इज डिस्कस्ड in section 69 of the Indian Partnership Act. And section 69 of the Indian Partnership Act came into force on 1 Oct 1933, 1 अक्टूबर 1933 को. ठीक है. सिर्फ सेक्शन 69, क्योंकि इसमें बेसिकली प्रोविजंस किससे रिलेटेड थे, इसमें प्रोविजंस रिलेटेड थे रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कोई अपनी फर्म का, पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स उससे मिलने चाहिए. ठीक है. तो ये सब था पार्टनरशिप एक्ट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन. ठीक है. उसके अलावा पार्टनरशिप में क्या क्या लिमिटेशन होती हैं, क्या कितने कितने पार्टनर्स उसमें हो सकते हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडिया में, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी हो, पार्टनरशिप हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, इस तरीके की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके ऊपर बनती है. तो पार्टनरशिप बनाने का बेसिकली रीज़न क्या था. ठीक है. तो ये कंपनी हुई, ये लिमिटेड पार्टनरशिप हुई, एलएलपी हुई, ये सारी अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग तरीके के ये जो चीज़ें हैं ये लोग चूज़ क्यों करते हैं या पार्टनरशिप को बनाने की एक नीड क्यों सॉर्ट हुई. क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अपॉन द कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, या लोगों पे के ऊपर कितना पैसा है. ज़्यादा पैसा है तो कंपनी फॉर्मेशन होगी, कम है तो पार्टनरशिप होगी. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इन सब चीज़ों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है. तो बेसिक नीड क्या थी, बेसिक नीड हर ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंड करती है कैपिटल के ऊपर कि इंसानों के पास, जो ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म करने वाले हैं उनके पास कैपिटल पैसा कितना है. ठीक है.
तो हर बंदा अपने नीड के हिसाब से, प्रोप्राइटरशिप फर्म भी होती है सिंगल पर्सन की, फिर पार्टनरशिप फर्म होती है, फिर आपकी कंपनी होती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि भाई अगर बहुत छोटा बिजनेस है तो बंदा प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलेगा, अगर दो लोग मिलकर उनके पास इतनी कैपिटल है कि वो कंपनी नहीं खोल सकते हैं तो दे विल ओपन अ पार्टनरशिप फर्म, और ज़्यादा कैपिटल है कंपनी, ठीक है। तो इस हिसाब से दिस वॉज द नीड टू मेक पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बनाने का मेन रीज़न यही था कि इट डिपेंड्स अपॉन द कैपिटल, ताकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो छोटे जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी एक ऐसा प्रोविज़न बनाया जाए ताकि वो भी एक म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनरशिप फॉर्म करके अपने आप को फ्लरिश कर सके, अपने बिजनेसेस को फ्लरिश कर सके। तो दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप पे। वी विल कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो इसकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all, ठीक है। तो अब लॉ में बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेफिनेशन को अगर आपको समझना है तो देन यू शुड डिवाइड दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन इनटू द एसेंशियल्स, कि उस डेफिनेशन के बेसिकली एसेंशियल्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एसेंशियल्स निकल कर आ रहे हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन में? सबसे पहला पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दूसरा टू और मोर पर्सन्स, तीसरा बिजनेस, चौथा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एंड द लास्ट वन इज द म्यूचुअल एजेंसी। दीज वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले वी विल कम टू द एग्रीमेंट, ठीक है। जब भी पार्टनरशिप फॉर्म कोई फॉर्म होती है तो पार्टनरशिप फॉर्म होने के लिए वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप डीड एक ड्राफ्ट होती है आज के टाइम में, जो आपकी एक डीड होती है जिसमें सब चीज़ें डिफाइन होती है कि पार्टनर कैसे कैसे काम करेंगे, क्या एक दूसरे की उनकी राइट्स होंगी, क्या क्या सब पार्टनर्स के पास पावर होंगी। बेसिकली हर पार्टनर के पास बराबर पावर होती है, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही है कि दोनों पार्टनर हैं तो दोनों के पास क्या होनी चाहिए, बराबर की पार्टनर्स होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, एक फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है। अब ये एग्रीमेंट किस तरीके का होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, एक वैलिड एग्रीमेंट, ठीक है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस, उस एग्रीमेंट क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं दोनों की, जो कि वो फॉलो करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, तो अब एक वर्सटाइल चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट में तो हर तरीके का एग्रीमेंट कवर हो गया, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली किस चीज़ की बात करेगा, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस की बात करेगा, पार्टनर्स की, ठीक है। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है। सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग, ठीक है। एग्रीमेंट दैट इज मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके का होता है, बस वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड के लिए क्या है कि भाई म्यूचुअल ऑब्लिगेशन सही से बनी हुई होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग क्या क्या रहेगी वो उसमें अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, दोनों के नाम होने चाहिए, सारी चीज़ें उसके अंदर एक पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसको हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये इसमें पार्टनर्स होंगे, ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ये इनका नेचर ऑफ बिजनेस होगा, ये अलग बिजनेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि इनकी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, बाइंडेशंस क्या होंगी, राइट्स क्या क्या होंगी, वो सारी चीज़ें किस में डिफाइंड होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। तो सबसे पहला एसेंशियल एग्रीमेंट क्या हो गया, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, उस रिलेशन को, दैट रिलेशन इज डिफाइंड थ्रू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन क्या हो गया, सेकंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्या हो गया, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक लोग इसमें होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 50 की, 50 पार्टनर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर इलीगल एसोसिएशन हो जाती है, 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अब पर्सन कितने तरीके के होते हैं, व्हेन वी आर स्टडिंग जूरिस्प्रूडेंस हमने पढ़ा था कि पर्सन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन होता है और एक लीगल आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन और जूरिस्टिक पर्सन होता है, ठीक है। तो दोनों पार्टनर हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी पार्टनर हो सकता है, जूरिस्टिक पर्सन भी पार्टनर हो सकता है, मतलब कंपनी भी पार्टनरशिप कर सकती है, ठीक है। अ कंपनी कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर, तो कंपनी भी पार्टनरशिप कर सकती है। नेचुरल पर्सन, आम लोग तो पार्टनरशिप कर ही सकते हैं, नेचुरल पर्सन तो पार्टनरशिप कर ही सकती है, और कंपनी भी पार्टनरशिप कर सकती है, तो ठीक है।
तो इसमें दो और मोर पर्सन कैसे होने चाहिए, दो और मोर पर्सन में नेचुरल पर्सन तो इंक्लूडेड है ही है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल और जूरिस्टिक पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो दो एजेंचर्स कंप्लीट हो गए, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, टू और मोर पर्सनस होने चाहिए। पर्सनस कैसे होने चाहिए, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कैरी बिजनेस। ठीक है, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम बिजनेस का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस मीन्स ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, नॉट इंक्लूड्स अ सिंगल ट्रांजैक्शन। बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ट्रेड भी इंक्लूड होती है, ऑक्यूपेशन भी इंक्लूड होती है, और प्रोफेशन भी इंक्लूड होती है। प्रोफेशन किसे कहते हैं, चार लॉयर्स मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन कोई सा भी ऑक्यूपेशन हो सकता है, ट्रेड कोई सी भी ट्रेड हो सकती है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, बिजनेस, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है, को मिलाकर बनता है बिजनेस। ठीक है, एक सिंगल ट्रांजैक्शन डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब ये हम समझने की कोशिश कैसे करेंगे, ये हम समझने की कोशिश ऐसे करेंगे। बहुत से लोग थे, बहुत से लोग गए मिलकर कुछ सामान खरीदने, मतलब चार पांच लोग गए मिलकर सामान खरीदने मार्केट से, चारों ने मिलकर सामान खरीदा, ज़्यादा सामान खरीदा। अब जाहिर सी बात है भाई, जब आप ज़्यादा सामान खरीदते हो तो कम कीमत में आता है। तो चार पांच लोग मिलकर गए बाज़ार, उन्होंने मिलकर सामान खरीदा, बहुत सारा कम कीमत में मिला, वापस लेकर आए, उनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो वेदर दिस विल अमाउंट टू बिजनेस, क्योंकि दिस इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, नो, दिस इज नॉट अ बिजनेस, हैंस इसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना ज़रूरी है। बिजनेस में तीन एसेंशियल्स होते हैं, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तो ठीक है, तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दो बंदों ने मिलके एक कार खरीदी, कार को दे दिया ड्राइवर को चलाने के लिए, जो भी उसका प्रॉफिट आने लगा वो आपस में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, उसका प्रॉफिट वो क्या करने लगे, डिवाइड करने लगे। ठीक है, तो अब क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे, दो लोगों ने मिलकर एक कार खरीदी, नहीं, वो को ओनर हैं। को ओनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो को ओनर हैं, दोनों ने मिलकर कार खरीदी थी, उनको हम पार्टनर नहीं कहेंगे। वो सिंपली जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, तो उनको पार्टनर नहीं कह सकते, बिकॉज दे आर को ओनर। ठीक है, तो अब समझ में आ गया इसको दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, बिजनेस किसे कहते हैं, को ओनरशिप किसे कहते हैं। तो को ओनरशिप एक अलग चीज़ होती है, पार्टनरशिप एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन अब अगर वो ये कहते हैं कि भैया हम दोनों एक कार के सेल और परचेज का बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें वन ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें लगातार ट्रांजैक्शन होनी है। भाई अगर किसी ने सेल परचेज का काम शुरू किया है तो रोज़ शॉप खोलेगा, रोज़ ट्रांजैक्शन होगी। भाई रोज़, जाहिर सी बात है जब कोई बिजनेस करता है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है कि भाई एक कार सेल करके दोनों ने बांट लिया, खत्म हो गई, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी क्योंकि सिंगल ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब लोगों ने क्या करा, अब दोनों ने मिलकर एक शॉप खोली सेल और परचेज की कार की। अब ये क्या हो गई, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गई, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, हज़ारों ट्रांजैक्शन होंगी इसमें। भाई जब तक बिजनेस चलता रहेगा उनका, जब तक पार्टनरशिप चलती रहेगी तब तक ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन क्या होंगी, वो एवरीडे होंगी, सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होंगी। तो वेदर दिस इज बिजनेस, यस दिस इज बिजनेस एंड दिस कैन बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने को ओनरशिप, एक सिंगल कार नहीं खरीदी, सिंगल कार में उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन नहीं करी, क्योंकि कार खरीदना क्या हो गया, सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया। और दूसरी चीज़ क्या हो गई इसमें, को ओनरशिप है, दिस इज कॉल्ड को ओनर। वो दोनों को ओनर हैं उस चीज़ के, पार्टनर नहीं है, को ओनर हैं, तो म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हम आगे जाके जब और म्यूचुअल डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर दोनों सेल परचेज का बिजनेस कर लेते हैं तो अब उसमें सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है, अब उसमें दोनों को रोज़ दुकान शॉप खोलनी है, रोज़ प्रॉफिट कमाना है या फिर रोज़ लॉस होना है, जो भी चीज़ है उसमें। ठीक है, तो अब सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है, बहुत सी ट्रांजेक्शन है, तो देन दिस विल अमाउंट टू वॉट, दिस विल अमाउंट टू बिजनेस एंड दस अमाउंटिंग इनटू पार्टनरशिप। ठीक है, समझ में आ गई होगी व्हाट इज बिजनेस। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना दो लोगों के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में इज अनदर कंपलसरी एसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप। दो लोगों के बीच में
दो पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना इज मैंडेटरी, इज कंपलसरी, ठीक है। तो अब हम एक इसमें एक सिनेरियो और समझने की कोशिश करेंगे। एक बंदे ने एक बिजनेस खोला, उसने एक एजेंट को अपॉइंट किया, एजेंट से उसने बोला कि भैया तुम मुझे इतना प्रॉफिट ला के दो, मैं तुम्हें इतनी कमीशन दूंगा, अब मेरे प्रॉफिट में से तुम्हें इतना शेयर मिलेगा, ठीक है। तो वेदर इट विल अमाउंट टू पार्टनरशिप और नॉट, नो इट इज़ नॉट पार्टनरशिप, क्योंकि वो उसका एजेंट है, वो उससे काम दे रहा है, वो उसको जो प्रॉफिट दे रहा है वो एज अ कमीशन दे रहा है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वहाँ पर है, शेयरिंग प्रॉफिट वहाँ पर भी हो रहा है, उसने कह दिया कि भाई मैं अपने प्रॉफिट में से तुम्हें शेयर दूंगा, लेकिन वो शेयर क्या होगा, वो कमीशन होगा, वो पार्टनरशिप नहीं होगी, ठीक है। तो दिस विल नॉट, दिस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विल नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। आपने कोई कार परचेज की, आपने उसके लिए ड्राइवर रखा, ड्राइवर से बोल दिया कि भैया तू जितना भी कमाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जो है वो हम आधा आधा कर लेंगे, ठीक है, या फिर जितने परसेंट है प्रॉफिट बांटने की बात होगी। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है, यहाँ पर भी शेयरिंग इज प्रॉफिट इज दिया। सो वेदर दिस विल अमाउंट टू पार्टनरशिप, नो, ये पार्टनरशिप नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एज अ कमीशन बेस पे या एज अ सैलरी पर रखा है। वो दोनों आपस में पार्टनर्स नहीं है, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। वो दोनों बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो उसका एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को वो एज अ कमीशन शेयरिंग प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन दैट विल नॉट मेक हिम अ पार्टनर, ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर हो भी तो भी पार्टनरशिप नहीं होती है, ठीक है। दिस इज अनदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या हो गया, वॉट विल दिस मीन, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, इसका मतलब हो गया म्यूचुअल एजेंसी वहाँ पर होगी, कि अगर कोई बंदा किसी बंदे मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे कोई भी काम करता है तो वो पार्टनर भी लायबिल होगा। बेसिकली पार्टनरशिप मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एजेंसी के प्रोविजन जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म होते थे वहीं से पार्टनरशिप की शुरुआत होती थी, बिकॉज पार्टनरशिप इज़ अ म्यूचुअल एजेंसी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है वो पार्टनरशिप का वो यही है। सारे पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, सारे पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेंशियल है, ये इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पुराना वाला एग्जाम्पल लेते हैं, अभी जो मैंने लिया था कि दो बंदों ने सेल परचेज की दुकान खोली कार की, वो दोनों हो गए पार्टनर। अब अगर उनके बेसिस पे एक पार्टनर ने किसी बायर के साथ, कोई बायर आता है वो कार खरीदने के लिए आता है, वो फ्रॉड करके उसको कार बेच देता है, ठीक है। तो अब उसने फ्रॉड करके कार बेच दी पार्टनर ए ने, ठीक है। तो क्या पार्टनर भी लायबिल होगा? यस, बिकॉज इट्स अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है। इस टाइम दोनों बंदे एक दूसरे के एजेंट भी होंगे और दोनों बंदे एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होंगे। और हमने एजेंसी में पढ़ा है कि एजेंसी में जो एजेंट होता है उसके सारे एक्ट के लिए कौन लायबिल होता है? प्रिंसिपल लायबिल होता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी। तो अब ए ने अगर बायर के साथ फ्रॉड किया तो सिर्फ ए पे चार्जेस नहीं लगेंगे, चार्जेस लगेंगे बी पर भी, बी को भी सू किया जा सकता है, क्योंकि ए इस केस में क्या हो गया? एजेंट ऑफ बी हो गया, ठीक है। अब ऐसी प्रॉफिट की बात आती है, अगर उसने कोई अच्छा काम किया और उससे प्रॉफिट हुआ तो क्या खाली प्रॉफिट ए को मिलेगा? नहीं, प्रॉफिट बी को भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बोथ आर पार्टनर्स, ठीक है, बोथ आर प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अगर एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरों को भी प्रॉफिट होगा, एक को लॉस होगा दूसरे को भी लॉस होगा, एक लायबिल होगा तो दूसरा भी लायबिल होगा, ठीक है। तो ये इसी के कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। इसीलिए पार्टनरशिप का ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जिएंगे साथ और मरेंगे साथ, दोनों चीज़ें इसमें साथ साथ ही होंगी, ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट में म्यूचुअल एजेंसी इज द इजेंशियल इंग्रेडिएंट। दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के हर काम के लिए लायबिल होंगे, ठीक है। हर एक्ट के लिए दोनों एक दूसरे के लायबिल होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? दीज ऑल आर द एसेंशियल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एक पार्टनरशिप के सारे एसेंशियल इसी में हो गए। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू द पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है। तो जिन चीज़ों में भी इन
सारे एसेंशियल्स के बीच में और नहीं है कि ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, और नहीं है, एंड है। ये सारे एसेंशियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टू और मोर पर्सन, बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी, ये सारी की सारी जो है एक पार्टनरशिप में सारी एसेंशियल्स होनी चाहिए, तभी उसको पार्टनरशिप कह सकते हैं। ये सारे टेस्ट हैं पार्टनरशिप के, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी देन इट कैनॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ठीक है, वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती है अगर इन पांचों एसेंशियल्स में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।